ऑल राइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने फिनिश किया। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूनिट 1 का तुम्हारा सेकेंड चैप्टर, that is regulatory and promotional functions. So now we are going to start with chapter number 2, and the name of the chapter is regulatory and promotional institutions. All right. इस चैप्टर में हम लोग 3 रेगुलेटरी और प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। उनके नाम है ए आरबीआई, that is Reserve Bank of India, B, that is SEBI, that is Security Exchange Board of India, and C, IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. So today I am going to start with Reserve Bank of India. There is RBI. ओके, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, आरबीआई क्या है? Anybody? What is RBI? Reserve Bank of India. Oh wow, thank you for telling me that. Of course it is Reserve Bank of India. But what it is? क्या है वो साहिल? बैंकों की बैंक। बैंकों की बैंक। इसका मतलब क्या होता है? Yes, Tanu. Tanu, you have raised your hand, but I guess you want to say. Yes, sir. Yes, sir. RBI is the head, means apex bank of all the banks, head bank of all the banks. It regulates all banking system of India. Hmm. And Okay. it even issues notes, currency notes. Okay, Sandhya also says Central Bank of India. All right. Okay, Tanu. Anyone else? ओके, आरबीआई जो है, इसको किसी ने बहुत सही मुझे बोला, इट इज बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक है। इसका ओरिजिन हुआ था अप्रैल 1935 में। ओके, 1935 अप्रैल। So Reserve Bank was constituted in April 1935 और स्टार्टिंग में इस बैंक का जो शेयर कैपिटल था वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए था। 5 करोड़ रुपीस से ये सेटअप हुआ था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस मींस आफ्टर 1947 बराबर, ऑन 1 जनवरी 1949 की बात करें तो इसमें जो उसका टोटल पेड अप कैपिटल था which was transferred to CGI, that is Central Government of India, under the Reserve Bank Act, RBA Act, that is Reserve Bank Act 1948. ठीक है। Now this is the origin of RBI. यहाँ से RBI ओरिजिनेट हुआ। ऐसे तो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, बराबर, उसका उतना हम डिटेल में नहीं जाते। 1773 से एक सेंट्रल बैंक की जरूरत थी, जो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार वो सेटअप,
बराबर। फिर 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ बंगाल was merged into इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चार बैंकों को मर्ज करके एक सेंट्रल बैंक बनाई गई थी, बराबर। जो 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन थी, उन्होंने पहली बार रिजर्व बैंक की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1927 में उसको खारिज कर दिया। फिर अगेन 1931 में ये केस खुला कि भी अब हमें सेंट्रल बैंक की जरूरत है। फिर 1933 में उसको पास किया गया और 1935 दैट इज 1 अप्रैल 1935 को एक सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। मींस 1935 से पहले भी हमारे पास बैंक्स का मर्जर था और एक सेंट्रल बैंक थी जिसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, जिसमें चार बैंक्स का मर्जर था। एक इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, सो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते। इसकी जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। HO इज इन मुंबई। इसकी कोई क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस, दूसरी ऑफिस नहीं है। लेकिन जो स्टेट बैंक है, ये इंपॉर्टेंट है। SBI इज एन एजेंट ऑफ RBI। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी है, इंडियन मतलब पूरे राष्ट्र की, पूरे कंट्री की एक बैंक है वो, और उसके एजेंट हर स्टेट में फैले हुए, इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है बिकॉज इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दीज आर व्हाट यू कैन से सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो अपन देखते हैं। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स विथ व्हिच इट वाज सेट अप। रिजर्व बैंक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सेटअप होने का, टू set up the monetary policy. The second objective was to operate and control the currency. The third one is to control the credit system in the country. ये तीन उद्देश्य के साथ, ये तीन ऑब्जेक्टिव के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में आई। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी को सेटअप करना। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज issued or which is drafted by Reserve Bank of India to control the money market in India. Money market जो है वो एक शॉर्ट टर्म मार्केट है। RBI हर साल, हर 6 महीने में या हर 3 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करता रहता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में मेजरली क्या होता है, एक तो CRR डिसाइड होता है। CRR पता है आपको, कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंक जितने भी डिपॉजिट्स लेते हैं दिन में, उसका कुछ परसेंटेज उनको RBI में जमा करना पड़ता है। फिर SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रेट है जो रेट पर बैंक्स जो है वो ग्राहकों को, कस्टमर को पैसा लोन पे देते हैं, उसको SLR कहते हैं। ओके, और भी बहुत सारे रेट्स हैं जो RBI डिसाइड करता है कि लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, किसे लोन मिलेगा, किसे लोन नहीं मिलेगा। तो वो कंट्रोल करता है पूरे क्रेडिट सिस्टम को, बैंक्स की क्रेडिट सिस्टम को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द करेंसी। नोट छापने की मशीन है RBI। अगर RBI चाहे उतने नोट वो छाप सकती है। मेरा आपसे सवाल है, अगर RBI जितने नोट छापना चाहे वो छाप सकती है, तो नोट छापे गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती? सर क्योंकि वर्ल्ड के पास से उसे परमिशन मांगनी पड़ती है ना। किसके पास से उससे मांगनी पड़ती है परमिशन? वर्ल्ड के पास से। वर्ल्ड बैंक जो होती है उससे, उसके पास से नहीं बेटा, नहीं, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। यस सिद्ध सोलंकी। सिद्ध, यस प्लीज गो अहेड। हेलो सिद्ध। હેલો સર. हाँ बोलो बेटा। એના પછી કરન્સીનું મૂલ્ય ઘટી જશે કેવી રીતે? કેમ કે એમનેમાં છાપ છાપ કરશે એટલે એનો જે ક્વોન્ટિટી હશે કરન્સીની એ વધશે એટલે ઓટોમેટિક એનું મૂલ્ય ઘટી જશે એટલે નહીં છપે. अच्छा, ओके, एनीवन एल्स? गुड सिद्ध, ओके, यस, और कोई? ओके, आई विल टेल यू क्या होता है कि आप अपने हिसाब से, ओके, निधि गुप्ता से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है बेटा? नेहा, किससे परमिशन लेनी पड़ती है? ऑल राइट, सो आई विल टेल यू, you cannot issue the currency note as Sid rightly said कि आपकी करेंसी का डिवैल्यू हो जाएगा। आपको जिम्बाब्वे नाम की कंट्री है, पता है आपको? जिम्बाब्वे का नाम सुना है? उस कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 1000% के ऊपर बढ़ गया था। 1000% मतलब समझते हो? वहां पे उनकी करेंसी इतनी ज्यादा मात्रा में छप गई थी कि एक, मान लो आपको ब्रेड लेना हो ना, एक ब्रेड का मतलब एक छोटी सी ब्रेड आपको लेनी हो ना, तो वो भी 10,000 जिम्बाब्वियन डॉलर में मिलती थी, क्योंकि उसकी जो करेंसी की वैल्यू थी पूरे वर्ल्ड में वो 0.00001 हो गई थी। अगर हम नोट छापते जाएंगे तो आज $1 का भाव 70 रुपए है, वो 7 लाख 7 करोड़ भी हो सकता है अगर आप नोट छापते ही जाओगे तो। कहने का मतलब है हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, मींस वी विल हैव टू पे मोर एंड मोर फॉर बाइंग द प्रोडक्ट। ये एक सिंपल लॉजिक है, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है नोट छापने के लिए, लेकिन हाँ, जितना भी नोट छपता है उतना गोल्ड रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक जमा लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है। जैसे भी डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में जैसे जैसे बैंक्स के पास पैसे आ रहे थे वैसे वैसे आरबीआई जो है वो नोट छाप रहा था। अगर मान लो रोज के 1 लाख करोड़ रुपए आ रहे थे तो 1 लाख करोड़ के नोट छपते थे, जितने पैसे आए उतने नोट छपे। इट इज वेरी एज सिंपल एज दैट। ज्यादा नोट वो लोग छाप भी नहीं सकते, छापेंगे तो नुकसान हमारी इकोनॉमी को ही है, हर तरह से, चारों तरफ से नुकसान होगा। हमारी फॉरेन एक्सचेंज घट जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, गरीबी घटने की जगह और बढ़ जाएगी, बिकॉज चीजों का दाम 100, 500, 1000 गुना तक बढ़ सकता है, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ, बराबर है। सो इसीलिए हम लोग जितने चाहे उतने नोट नहीं छाप सकते। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फंक्शंस की। Okay, what are the functions of Reserve Bank? See, आरबीआई के फंक्शंस को इन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, which is also known as ट्रेडिशनल फंक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या है? अब इसके अंदर है सबसे पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, नंबर 1।
Number 2, banker to the government. Number 3, bankers bank. Bankers bank. 4th, controller of credit. 5th, custodian of foreign exchange reserve. 6th, act as a clearing house. 'Then after that, ओके पहले डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन जो है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, बराबर, जो भी करेंसी नोट्स है वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन एक करेंसी नोट ऐसा है जो आरबीआई इशू नहीं करता है। कौन सा है वो? एक करेंसी नोट है जो आरबीआई इशू नहीं करता, कौन सा नोट है वो? कम ऑन टेल मी। सर एक रुपए की नोट, एक रुपए एक की नोट। रुपया नो। वेरी गुड, 1 रुपए की नोट। आप लोगों ने 1 रुपए की नोट देखी है? यस सर। Yes, sir. हाँ सर देखिए। अगर मेरे पास हो ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग देखना। उसमें है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ एक मिनट में देख रहा हूँ, मेरे पास अगर हो तो। कल मैंने ना एस वालों के साथ शेयर की थी। ठीक है चलो, मेरे पास होगी तो आई विल शेयर विथ यू, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि 1 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो नहीं करता, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस पर साइन जो होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में से होती है, फाइनेंस कंट्रोलर की होती है, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की। ठीक है, इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट विल गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास से लोन लेगी, बराबर। और दूसरा, जैसे हमें लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन अगर बैंक को लोन चाहिए तो बैंक आरबीआई के पास जाता है। सो इट इज राइटली सेड, इट इज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों की भी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये तो हम बात कर ही चुके हैं ऊपर भी कि बैंक जो फाइनेंस सिस्टम में जो क्रेडिट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो बैंक आड़ेधर लोगों को लोन देते रहेगी और लोन देके लोग भाग जाएंगे, है ना। लोन लेके लोग उड़ जाएंगे, विजय माले बन जाएंगे। देखो ना, भाग ही रहा है वो कब से। ये तो आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके पीछे लगे हुए हैं कि जब तक वो पैसा नहीं देगा उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, भले वो लंदन में है, बराबर। सेम वे गीतांजलि जेम्स के वो दोनों मामा भतीजा, क्या है। सो इट इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, उसके पास पूरा पावर है कि बैंक्स को ये आदेश दे कि किसे लोन देना चाहिए, किसे लोन नहीं देना चाहिए। द नेक्स्ट इज इट इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए हैं गिरवी। गिरवी इन द सेंस कस्टडी है उसके पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सब आरबीआई में पड़ा हुआ है। सो इट इज अ कस्टडियन, कस्टडियन मतलब उसके पास जमा पड़ा हुआ है। एंड इट इज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक के नाम पे चेक दिया। अब मान लो देना बैंक से फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसबीआई को चेक दिया 100 करोड़ रुपए का, सपोज। तो जैसे मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तो मेरा जिस बैंक में खाता है उस खाते में मेरा चेक जाएगा, वहां पे मेरा अकाउंट डेबिट होगा, और जिसके नाम का चेक उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जब एक बैंक दूसरे बैंक के नाम पे चेक फाड़ता है
तो बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगर एसबीआई को 100 करोड़ का चेक दिया है तो वो वाया आरबीआई होके आएगा। सो आरबीआई एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर दीज टू बैंक्स। कोई भी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने होते हैं, तो आरबीआई जो है वो मीडिएटर होता है कि भाई अगर ये बैंक डूब भी गई तो आरबीआई बैठा है उसको पैसा देने के लिए। सो इट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल द बैंक्स इन द कंट्री। इन शॉर्ट स्टेबिलिटी लाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लाता है बेटा? स्टेबिलिटी लाता है। All right. So this was A. Now we go to the B. That is supervisory function. उसमें सुपरवाइजरी फंक्शन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, चेक करना कि सब चीजें एज पर प्रॉपर मेथड चल रही है या नहीं। ये किस किस चीजों को सुपरवाइज करता है? बहुत सारी चीजों को सुपरवाइज करता है, खास करके पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये सुपरवाइज करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक, सेकंड अप्रूवल ऑफ कैपिटल ऑफ द बैंक, के बैंक कितने कैपिटल के साथ सेटअप हो सकती है, ठीक है, उसका अप्रूवल मिलता है। फिर उसका मर्जर ऑफ द बैंक, जैसे अभी एसबीआई में मर्ज हुई ना बैंक्स, तो बिना आरबीआई की मंजूरी के वो लोग मर्ज नहीं कर सकते, बराबर है। चौथा ऑडिटेड स्टेटमेंट, आरबीआई हर बैंक से हर साल ऑडिटेड स्टेटमेंट मंगाता है, तो ये सब उसके क्या है? सुपरवाइजरी फंक्शंस है, बराबर, जिससे वो बैंक को क्या करता है? सुपरवाइज करता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रमोशनल फंक्शंस, सी। ओके, अगर हम प्रमोशनल फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। एक बैंक है, इसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिससे आरबीआई का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, और वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही फाइनेंस देता है। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए आईसीआईसीआई है, देन फिक्की, देन आईएफसीआई। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे वो लोग इंडस्ट्री को फाइनेंस देते हैं, ठीक है। आईडीबीआई है, मैं वो लिखना, अच्छा आईडीबीआई भी लिख के देता हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस which are enacted by RBI to provide finance to the industry. The next is foreign trade. फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए आरबीआई ने एक्सिम बैंक बनाया है, दैट इज एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। चौथा है बिल मार्केट, है ना, हुंडी मार्केट। अपन बैंक के पास जाते हैं, फिर मान लो वो बैंक को भी अगर पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाती है, तो आरबीआई जो है बिल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए वो बैंक से वो बिल खरीद लेता है। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई हमेशा कार्यरत है। जैसे कि आप देख सकते हो इनोवेटिव बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ई बैंकिंग, ये सब आरबीआई का एक प्रमोशनल फंक्शन ही है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड इश्यू ऑफ पब्लिकेशंस। आरबीआई हर साल एक आरबीआई की बुलेटिन जारी करता है, इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जिसमें आरबीआई ने पूरे साल में क्या क्या काम किया वो सबकी डिटेल्स उसके अंदर होती है। सो दीज आर द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शन। ये तुम्हारा 8 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज हाउ यू विल राइट। आपको ये मेन हेड पॉइंट लिखने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 करके उसमें अंदर आपको 2-3 लाइन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। क्लियर एवरीबॉडी?
Okay, it's 9:30. First of all, let me take your attendance, and then we will take any questions if you have very quickly. Yes, please. Attendance sheet is being downloaded. So, आपको कोई questions हो तो you can ask me. Hello, I'm there. Am I audible? Sir. Yes, 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 please. Yes, any questions? Yes, beta? sir. Yes, please go ahead. Yes, sir. हाँ बोलो ना बोलो. Yes, what is the question? Please go ahead. सर ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट Objective में first point. Objective में first point क्या है? Let's see. To set up the monetary policy. Monetary policy जो होती है वो short term policy होती है, मनी मार्केट की पॉलिसी होती है कि जैसे कि क्या CRR रहेगा, क्या कैश रिजर्व रेशियो रहेगा, क्या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रहेगा, SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट रादर, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और वो पूरी बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे कि अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए तो जो हमारा सेविंग पे मिलने वाला ब्याज था, है ना, एफडी पे मिलने वाला ब्याज था, वो सब देखो कम हो गया। पहले 7-8% था, अब वो सीधा गिर के 5-5.5-6% पे आ गया है, बराबर। तो ये सब आरबीआई जो है वो सिचुएशन देख के मार्केट की मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। जैसे फिस्कल पॉलिसी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बजट। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू सर एनीथिंग एल्स?